हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, मगध साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मगध साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो आपको याद रखना है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान लोटा विद्रोह किस जिले के कैदियों द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान लोटा विद्रोह किस जिले के कैदियों द्वारा किया गया था। तो लोटा विद्रोह याद रखना है किस जिले के कैदियों द्वारा किया गया था, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। वर्ष 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था, याद रखना है राहुल संकृत्यान ने किया था। वर्ष 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल संकृत्यान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है बेगूसराय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बेगूसराय जिले में चौकीदारी के टैक्स के रूप में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था बेगूसराय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, बिहार के किस गवर्नर के समय 1770 ईस्वी में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। बिहार के किस गवर्नर के समय 1770 ईस्वी में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। तो याद रखना है किसके समय भीषण अकाल पड़ा था, याद रखना जॉन कार्टियर के समय जो है भीषण अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, पटना में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश कमिश्नर कौन था। पटना में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, याद रखना है ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में वे सरकारी गवाह फणिंदर नाथ घोष की हत्या के आरोप में पकड़े गए। बिहार के किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में वे सरकारी गवाह फणिंदर नाथ घोष की हत्या के आरोप में पकड़े गए थे। तो आपको याद रखना है बैंकुट शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम अधिवेशन 1908 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम अधिवेशन 1908 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो आपको याद रखना है सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं का चौसा के युद्ध में किस वर्ष पराजित किया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में किस वर्ष पराजित किया था, याद रखना है किस वर्ष पराजित किया था, सन 1539 ईस्वी में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, पाल शासक धर्मपाल ने किस आधुनिक जिले में बौद्ध शिक्षा की प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला महावीर की स्थापना की थी। पाल शासक धर्मपाल ने किस आधुनिक जिले में बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला महावीर की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है 13वें शिलालेख में मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 11 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे आ रहा है मध्य मुगल गुप्तकालीन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे आ रहा है गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। याद रखना रचित पुस्तक कौन सी है, बृहत संहिता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बृहत संहिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व टैक्स की दर उत्पादन का कितना भाग निश्चित की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व टैक्स की दर उत्पादन का कितना भाग निश्चित की गई थी। याद रखना है कितना भाग निश्चित की गई थी, 1/2 भाग 50% जो है निश्चित की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व टैक्स की दर उत्पादन का कितना भाग निश्चित की गई थी, 1/2 भाग 50% जो है निश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, कृष्णदेवराय ने। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, कृष्णदेवराय ने। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो याद रखना जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के चित्रकला को स्वर्णकाल युग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी। तो आपको याद रखना लाहौर अधिवेशन 1929 को जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है औपचारिक रूप से रखी गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है क्रिप्स मिशन 1942 को किसने एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 को किसने एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो याद रखना किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है पृथ्वी के भूपर पट्टी क्रस्ट में द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी की भूपर पट्टी क्रस्ट में द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। याद रखना सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी, याद रखना है औसत ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर है। क्वेश्चन 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है दक्षिण भारत की कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती और एस्टुअरी बनाती है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्टुअरी बनाती है। तो याद रखना है कौन सी नदी एस्टुअरी बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती और एस्टुअरी बनाती है। याद रखना है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। याद रखना है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है वायुमंडल में उपस्थित किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। वायुमंडल में उपस्थित किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। याद रखना है मीथेन को जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस किसे नहीं माना जाता है? मीथेन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन को राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में सुनिश्चित करता है? तो याद रखना है अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछे जा रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक को 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता जो है किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं? तो याद रखना है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिक शक्ति रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? याद रखना है एग्जीक्यूटिव पावर जो है किसके पास होती है? रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा व्यावसायिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा व्यावसायिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? याद रखना है दीर्घकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। याद रखना है बैंक रेट कहते हैं, दीर्घकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैंक रेट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्रीन ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्रीन ग्लैंड कौन सी है? तो याद रखना है पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो आपको याद रखना है वेवलेंथ जो है बैगनी रंग का सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, किस ताप का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का पाठ्यांक रीडिंग बिल्कुल समान होता है? किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का पाठ्यांक रीडिंग बिल्कुल समान होता है? तो आपको याद रखना है -40 डिग्री सेल्सियस जो है समान होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा रहा है फ्यूज वायर की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए। तो फ्यूज तार की जो है मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए, मुख्य विशेषता तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में कौन से उप परमाणु कण उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में कौन से उप परमाणु कण उपस्थित होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह ग्रुप के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह ग्रुप के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है किस तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, तो आपको याद रखना है 17वें समूह जो है उसको हैलोजन वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस विषैली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की जान गई थी। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस विषैली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की जान गई थी, तो याद रखना मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो है विषैली गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हजारों लोगों की जान गई थी सन 1984 में, जिसे भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक टिश्यू जिम्मेदार होता है, तो याद रखना है जाइलम जो है जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, तो जाइलम जो है जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, तो याद रखना है तो प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का सामान्य पीएच मान जो होता है 7.4 के बीच होता है। क्वेश्चन 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।